गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा चैप्टर चल रहा था जनसंख्या संगठन, जिसमें हमने लिंग संगठन के विषय में पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आयु संरचना। आयु संरचना क्या होती है? इसमें हमने आयु को 3 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु है और उसके बाद दूसरा वर्ग है वो 15 से लेकर 59, और उसके बाद जो नेक्स्ट आयु है वो है, नेक्स्ट वर्ग है 60 वर्ष से अधिक वाला। इस तरह से हमने 3 वर्गों में आयु को बांटा है, जिसे आयु वर्ग बनाया है। इसके अंदर जो बीच वाला वर्ग है, जिसमें 15 से लेकर 59 आयु वर्ग जो है, इसके अंदर जनसंख्या का आकार वो है जो कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। 0 to 14 वर्ष के जो आयु वर्ग है, उसमें जो बच्चे आते हैं वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है। 60 से अबव वाली जनसंख्या भी आश्रित जनसंख्या कहलाती है, क्योंकि वो वृद्धों की जनसंख्या होती है। इस तरह से हमने किसी भी देश को विकसित या विकासशील कहलाने के लिए हमें इन 3 वर्गों को देखना पड़ता है। जहाँ पर कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है वो देश विकसित देश कहलाता है, और जहाँ पर 0 to 14 ईयर के बच्चे ज़्यादा होते हैं, आयु वर्ग ज़्यादा होता है, उसे हम विकासशील देश कहते हैं, क्योंकि उसमें उच्च जन्म दर कहलाती है। आश्रित जनसंख्या का होने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पीछे चल रही है। जहाँ पर कार्यशील जनसंख्या है वो देश विकसित देश कहलाएगा। इसके साथ साथ जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, वहाँ पर भी जो मृत्यु दर है वो भी कम होगी, इसलिए जो 60 साल के लोग हैं वो भी ज़्यादा होंगे। इस तरह से आयु वर्ग से हमने देश की अर्थव्यवस्था को देखना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ विकसित देश है जिनके आयु वर्ग के बारे में अब हम देखेंगे। ये आयु वर्ग प्रतिशत में दी हुई है, और यहाँ पर 3 ग्रुप बना रखे हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है 0 to 14, सेकेंड कैटेगरी 15 to 64, और उसके अबव 65 से अबव। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये सारे विकसित देश दिए हुए हैं 8, जिसमें सबसे पहले USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 18% वो 0 to 14 ईयर्स के हैं, और उसके बाद 15 to 64 वो 70% है, और 65 से अबव जो है वो 12% है। इस तरह से ये 3 तरह के हमारे पास आयु वर्ग हैं, जिससे हमें ये देख के पता चलता है ये विकसित देश है। विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है। आश्रित जनसंख्या ये भी आश्रित होती है 0 to 14, और 60 से अबव जो है वो भी आश्रित जनसंख्या कहलाती है। निर्भर जनसंख्या, यहाँ पर निर्भर जनसंख्या वो कम है, और कार्यशील जनसंख्या जो आत्मनिर्भर जनसंख्या होती है वो ज़्यादा है, कार्य करने वाले लोग, इसलिए ये विकसित देश कहलाएंगे। इसके अपोजिट जो विकासशील देशों की आयु वर्ग प्रतिशत में हमारे पास दी हुई है, विकासशील देशों में सबसे पहले भारत का है, उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, फिलीपींस, कीनिया, चीन, संयुक्त अरब गणराज्य, ये अरब कंट्रीज़ जो है उसके बारे में है। ये सारे के सारे 8 के 8 हमारे पास जो देश हैं ये विकासशील देश हैं। इसमें सबसे पहला वर्ग देखिए 0 to 14, इसमें 36% है, और 15 to 64 58, और 60 से अबव 6, और इसी तरह से पाकिस्तान में 42, 54 और 4। ये देखिए, ये कार्यशील जनसंख्या है, और यहाँ पर आश्रित जनसंख्या भी है, और यहाँ पर वृद्धों की जनसंख्या भी है। ये सब इससे क्या होता है, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि 0 to 14 है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जन्म दर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो बच्चों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उच्च जन्म दर है। कार्यशील जनसंख्या कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है, इसलिए जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, क्योंकि चिकित्सा संबंधी जो सेवाएं हैं यहाँ पर कम है, इसलिए आश्रित जनसंख्या भी ज़्यादा हो गई, कार्यशील जनसंख्या भी है। यहाँ पर जो कार्यशील जनसंख्या है वास्तविक जनसंख्या नहीं है ये। यहाँ पर जितनी कार्यशील जनसंख्या हमें दिखाई दे रही है, इसमें काफ़ी जनसंख्या, जैसे हम भारत की एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, इसलिए जो वास्तविक हमारे पास
कार्यशील जनसंख्या है भारत की वो 33% है। ये 58 जो शो हो रही है ये सिर्फ एज ग्रुप है, लेकिन जो कार्यशील जनसंख्या वो 33% है, क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कार्यशील जनसंख्या यहाँ कम है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पर विकास ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो विकसित देश है वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या अधिक है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और सबके पास रोज़गार है, बेरोज़गार नहीं है, इसलिए वो देश विकसित देश हैं। आइए अब हम देखते हैं, आयु संरचना के विषय में हमने पढ़ा है। अब हम देखते हैं आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, जिसमें हम आयु भी और लिंग भी दिखाएंगे और वो एक पिरामिड की तरह बन जाएगा, जिसमें हम जनसंख्या के बारे में हमें पता चलेगा कि कितनी जनसंख्या है और कितने कितने उम्र के स्त्री और पुरुष जो हैं वो कितने कितने हैं। उससे हमने एक पिरामिड बनाया है, जिसे हम विकसित देशों के लिए और विकासशील देशों के लिए अलग अलग हमें शेप्स नज़र आती हैं। और लिंग संरचना तो आप जानते हो, लिंग संरचना क्या होती है, जिसमें स्त्री और पुरुषों की संख्या को दिखाया जाता है। यहाँ पर आयु लिंग है, इसमें उम्र के साथ लिंग संरचना को दिखाया गया है, तो इसलिए इसका नाम आयु लिंग संरचना पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले विस्तारित होती जनसंख्या को हम दिखाएंगे इस पिरामिड में, जिसमें नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड दिखाया गया है। इसमें विस्तृत आकार का ये त्रिभुज पिरामिड है। देखिए ये ट्रायंगल शेप का है। क्यों ट्रायंगल शेप का है, क्योंकि इसका जो आधार है वो बहुत चौड़ा है और जैसे जैसे हम शीर्ष की तरफ जाते हैं ये जो है छोटे आकार का होना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि मैं इसे बनाना बताऊंगी कैसे बनाना है, जिसमें आपने इसको यहाँ की लाइन ऐसे लगाएंगे सीधी रेखा और एक रेखा ऊपर लगाएंगे। ऊपर रेखा जो है वो आयु को दिखा रही है, आयु वर्ग को, तो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 ऐसे करके आप एक एक सेंटीमीटर का गैप छोड़ के इसको आप आयु वर्ग को दिखाएंगे। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसी तरह से आप आयु वर्ग को दिखाएंगे। और जो ये लाइन लगाएंगे इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग है, तो आप 12 सेंटीमीटर से की रेखा खींचिए, जिसमें एक एक सेंटीमीटर से आप निशान लगाएंगे और हर सेंटीमीटर दो का गैप दिखाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इधर से, और 0 सेंटर में, उसकी तरह से इधर भी आप लगाएंगे और सेंटर में एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसमें 2 आपने बार ग्राफ बनाने हैं। इस तरह की शेप लेकर आप इसको इस तरह घुमाकर आप इसको देखिए। ये देखिए, ये ऐसे इसको ये बेस मान लिया। बेस मानकर आपने ये अलग अलग आयु जो है उसके बारे में, स्त्री और पुरुषों के बारे में बताना है कि जो कुल जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, और यहाँ पर आयु दिखाई दे रही है। 0 to 4 कितना है, 11% क्या है। 0 to 4 पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं, तो आपने 11 तक लेकर जाना है। बीच में देखिए एक का गैप छोड़ रखा है ना, आधा सेंटीमीटर जो होगा इसमें वो 11 को दिखाएगा। ये 11 to 12 मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है, तो ये बीच में जो आधा सेंटीमीटर आपका गैप आ जाएगा वो क्या होगा, एक को दिखाएगा, इसलिए 11 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप 11 दिखाएंगे, उसके बाद 10 दिखाएंगे, इसी तरह से आप 8, 6, ये इसके हमारे पास डेटास तो नहीं है, हमने कोई आंकड़े नहीं लिखे हुए यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग इसे बनाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ ये दिखाना है इस पिरामिड में कि जनसंख्या जो है, जन्म दर ऊंची है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एज ग्रुप बढ़ता जाता है, कार्यशील जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और उसके बाद ये देखिए मृत्यु दर, ठीक है, धीरे धीरे ये वृद्धावस्था वाली भी कम होती जा रही है, तो इसका जो शेप है ट्रायंगल बन जाएगी। इसी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है जो बेल शेप्ड है, यानी घंटी के आकार का। ये क्या दिखा रहा है, स्थिर जनसंख्या को। इसमें ये है कि जो जन्म दर है और मृत्यु दर है एक समान है, तो जनसंख्या जो है बिल्कुल भी बढ़ती नहीं है, एक समान रहती है। जनसंख्या या तो ह्रास हो रहा है या फिर
जनसंख्या जो है बिल्कुल स्थिर रहती है, बढ़ती नहीं है या स्थिर रहती है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जन्म दर है और ये कार्यशील जनसंख्या है। जन्म दर भी है और मृत्यु दर भी है। जो वृद्धावस्था वाली है जनसंख्या और नीचे वाली जो जन्म दर वाली जनसंख्या है, दोनों का एक समान बनाएंगे। और बीच में बढ़ती हुई रेखाएं हैं, ये कौन सी है, कार्यशील जनसंख्या की। आप इस तरह से ये बीच वाला जो बार बनाएंगे, एक दंड आरेख बनाना है इसको। जो बीच वाला बनाएंगे वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि ये विकसित देशों में आता है, जन्म दर और मृत्यु दर एक समान है, स्थिर जनसंख्या कहलाता है। तो जब भी पूछा जाए कि स्थिर जनसंख्या के लिए कौन सा पिरामिड होता है, उसे हम बताएंगे घंटी के शेप का। और जो विस्तृत जनसंख्या है, विस्तारित जनसंख्या, उसके लिए हमारे पास ट्रायंगल शेप्ड पिरामिड होता है। इसके अलावा हासमान जनसंख्या, हासमान मतलब जिसमें जनसंख्या या तो बढ़ती नहीं है, शून्य है, या फिर उसमें ऋणात्मक होती जाती है, या फिर इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई नहीं, या फिर घट जाती है, उसे हासमान जनसंख्या कहते हैं। हासमान जनसंख्या का जो पिरामिड है, इसमें एग्जाम्पल जापान की दी है, जिसमें जन्म दर देखिए बहुत ज़्यादा कम है, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो ऊपर कार्यशील जनसंख्या है वो ज़्यादा है, और जनसंख्या में मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो है या तो शून्य वृद्धि होती है या फिर कम हो जाती है, वृद्धि बिल्कुल ऋणात्मक में होती है, पहले से भी कम, पहले जितनी बढ़ रही थी उससे भी कम, तो उसे कहेंगे ऋणात्मक वृद्धि, और या फिर शून्य वृद्धि। तो यहाँ पर क्यों हो रही है ऐसी, क्योंकि निम्न जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर दोनों ही कम है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जन्म दर का जो ये बना रखा है ज़ीरो वाले, ये बहुत कम बनाया हुआ है, छोटा सा, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है कार्यशील जनसंख्या जो है वो ज़्यादा होती जाती है। ये है हमारे पास हासमान जनसंख्या का पिरामिड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रामीण और नगरीय संगठन। ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या है, हम ये पहले भी भारत के भूगोल में पढ़ चुके हैं कि गाँव में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या को नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। और ये जो है एक संगठन कहलाता है। इसमें इस बुक में आपको ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ गाँव में स्त्रियाँ ज़्यादा हैं और कहाँ पर पुरुष ज़्यादा हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर पश्चिमी देशों की, पश्चिमी देश कौन से हैं, यूरोप है, अमेरिका है, इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं, उसमें स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष की जो जनसंख्या है वो गांव में ज़्यादा होती है, स्त्रियां नगरों में ज़्यादा पाई जाती हैं। क्योंकि गांव में जितनी भी कृषि होती है वो उसका मशीनीकरण हो चुका होता है, और जिसमें सारा कार्य पुरुष करते हैं मशीनों को चलाने का। इसलिए मशीनीकरण की वजह से वहाँ पर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की एग्ज़ाम्पल लें हम, यूरोप की, कनाडा की, तो वहाँ पर क्या है, गांव में पुरुष ज़्यादा हैं, और जो सेवाओं में और उसमें इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर्स हैं, वहाँ पर ज़्यादातर स्त्रियाँ होती हैं। इसलिए वहाँ पर नगरों में स्त्रियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम एशियाई देशों की एग्ज़ाम्पल लें, वहाँ पर क्या है, भारत जैसे, भारत है, पाकिस्तान है, इन देशों में क्या होता है, गाँव में स्त्रियाँ ज़्यादा रहती हैं, पुरुष नगरों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि रोज़गार की प्राप्ति के लिए पुरुष जो है गाँव से नगरों की ओर चले जाते हैं, और जो महिलाएं हैं वहाँ पर नगरों में रहन सहन की कमी होती है और उच्च लागत होती है, रोज़गार की भी कमी होती है। इसलिए वहाँ पर जो लेडीज़ हैं उनकी सुरक्षा भी कम होती है, इसलिए लेडीज़ क्या करती हैं, ज़्यादातर गाँव में रहती हैं। तो भारत जैसे देशों में क्या है, गाँव में जनसंख्या महिलाओं की ज़्यादा है और पुरुषों की जनसंख्या जो है वो नगरों में ज़्यादा है। अब हमने गांव और नगरों के बारे में पहले भी विस्तार से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रही हूँ। आपके पास नोट्स भी होंगे, आप उन्हें भी रीड करना। कौन सी जगहें जो है गांव दिखाई देती, जहाँ पर गैर प्राथमिक कार्य ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं, नगर। जहाँ प्राथमिक कार्य ज़्यादा होते हैं वहाँ उसे गाँव कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है साक्षरता। साक्षरता में क्या होता है, साक्षरता पढ़े लिखों की संख्या को कहते हैं। अब साक्षर होना, जैसे भारत में 7 वर्ष से अधिक वाले जनसंख्या को उस प्रतिशत को सूचित करता है साक्षर, उसे कहा जाता है जो पढ़ लिख सकता है, जिसे समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता हो। मतलब
कुछ भी जोड़ने घटाव करने की, घटाने और जोड़ने की जिसे समझ हो, जो कुछ लिखा हुआ पढ़ सकता है और कुछ लिख सकता है, उसे हम साक्षर कहेंगे भारत के अनुसार। लेकिन जो साक्षरता होती है वो एक किसी भी देश की आर्थिक विकास की सूचक होती है। जहाँ पर रहन सहन का स्तर और महिलाओं की सामाजिक स्थिति दिखाती है, वो साक्षरता जो होती है ये बताएगी कि वहाँ पर मैं अगर तो सभी साक्षर हैं, इसका मतलब क्या है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या अच्छी है, वहाँ पर रहन सहन का जो स्तर है वो भी अच्छा है, और इसके अलावा शैक्षिक सुविधाएं भी उपलब्ध है, इसीलिए सारे लोग साक्षर हैं। इसीलिए साक्षरता जो होती है किसी भी देश की आर्थिक विकास को दिखाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर, व्यावसायिक संरचना। अब व्यावसायिक संरचना क्या होती है, जैसे हमने गांव और नगर को डिवाइड किया है, गांव में क्या बताया आपको, प्राथमिक क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, उसे ही हम व्यावसायिक संरचना कहेंगे। प्राथमिक क्रियाएं जैसे कृषि, वाणिज्य, मत्स्य, खनन का कार्य, ये जो होता है ये प्राथमिक क्रियाएं कहलाते हैं। और द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, निर्माण उद्योग, यानी जितने भी उद्योग हैं वो द्वितीय क्रियाएं में आते हैं। और जो व्यापार, परिवहन, संचार की सेवाएं हैं वो तृतीय क्रियाओं में आती हैं। और इसके अलावा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास, यानी जितने भी ये कंप्यूटराइज्ड है, जितने भी ये प्रयोग हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे ही चतुर्थक क्रियाएं हैं। इस तरह से जितने भी ये परामर्श वाले होते हैं, ये परामर्श ज़्यादा वैज्ञानिक होते हैं, जितने भी ये चतुर्थ क्रियाओं में आते हैं। तो ये चार क्रियाएं, चार खंडों में हमने कार्यशील जनसंख्या को बांटा है। और ये चार खंडों में कार्यशील जनसंख्या का जो अनुपात है किसी राष्ट्र की आर्थिक जो विकास है उसके स्तरों का अच्छा सूचक होता है। अगर हम अपने विकासशील देशों में देखें, वहाँ क्या होगा, ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाएं होंगी। और जितने विकसित देश हैं वहाँ पर तृतीय क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं ज़्यादा होंगी। तृतीय क्रियाएं मतलब परिवहन, व्यापार, संचार की सेवाएं या फिर वैज्ञानिक ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक सेक्टर्स ज़्यादा होंगे, वहाँ के कर्मी ज़्यादा होंगे, वो देश विकसित देश कहलाएगा। और जो विकासशील देश है वहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक क्रियाएं और गाँव की संख्या भी ज़्यादा होगी। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जितना था ख़त्म हो गया है। और हमने जनसंख्या संगठन भारत के अनुसार भी करा हुआ है। ये दोनों चैप्टर को आप एक साथ मिलाकर याद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको ज़्यादा लिखवाई थी, वो PDF भी भेजी थी, उसको मिलाकर याद करेंगे। लेकिन जहाँ आ जाता है वर्ल्ड के बारे में पूछना, वहाँ एग्ज़ाम्पल इसकी देंगे वर्ल्ड की। जहाँ इंडिया के बारे में पूछेंगे, इंडिया की एग्ज़ाम्पल देंगे। इस तरह से ये दो चैप्टर जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, एक विश्व का है, दूसरा भारत का है। इस तरह इन्हें इकट्ठा ही याद करना। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे पूछना। थैंक यू।